हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। हमने फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट 1 पढ़ दिया था। आज हम पढ़ने वाले टोटली हम फोकस करने वाले ईसॉप के ऊपर। ईसॉप बोले तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कुछ इक्विटी शेयर दे देता है, एम्प्लॉयर शेयर्स प्रोवाइड कर देता है, शेयर्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करता है, और उस केस में जो भी परक्यूजिट की वैल्यू अराइज होगी उसका वैल्यूएशन करना आज हम सीखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये सबसे पहले दिमाग में देखो, कोई आसान सी चीज है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बट सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि ये परक्यूजिट कैसे हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, मान लो कि कंपनी का शेयर है, वो 500 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको 100 रुपीज पर शेयर पे अपने एम्प्लॉय को दे देता है। तो इतना सस्ता मिल गया, डिस्काउंट रेट में मिल गया। बाकी कहीं और देता तो वो 500 रुपए का ही मिलता, बट यहाँ पे एम्प्लॉय को मिला 100 रुपीज का। इसका मतलब ये हुआ कि 400 रुपए कम में मिल गया। तो ये एक प्रकार का परक्यूजिट तो हुआ, एक प्रकार का बेनिफिट ही तो हो गया। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, जो सैलरी के अलावा बाकी के सब बेनिफिट, तो ये भी एक प्रकार का बेनिफिट हुआ। तो अब इसमें परक्यूजिट की वैल्यू कितनी हुई, क्या 400 रुपीज हुई, या 500 रुपीज, कितना परक्यूजिट मिला, या 100 रुपीज। क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली केस में जहाँ पे एम्प्लॉय ने जितना हिस्सा दिया होता है वो माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट से। तो वो सब चीजें ही डिस्कस करने के लिए हम आज इस चैप्टर के बारे में, इस ईसॉप के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, परक्यूजिट की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, परक्यूजिट होता ही क्यों है, क्यों परक्यूजिट बोला जाता है इसको। तो आपको ये सब चीज भी समझ में आ गई होगी। तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करते, वैल्यूएशन कैसे करते, वो चीजें अब समझना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रूल 3 का सब सेक्शन 8। आपको पता है रूल 3 के अंदर ही सब वैल्यूएशन है, तो सब रूल है 8 की बात है। उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17(2), और उसका सब पार्ट कितना है, सेक्शन 17(2) का 6। तो स्पेसिफाइड इक्विटी सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर, इन सब चीज, एक दोनों टर्म्स को ना फॉर टाइम बीइंग के लिए आप भुला दो। ये क्या होता है, एक मिनट के लिए भुला दो। आप ये मान लो कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। अब ये देखा जाए तो एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर एक प्रकार के शेयर्स ही तो है। तो हम इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। हमें ये पता चल गया कि शेयर्स की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जो कि इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन, आपको ये भी पता चल गया कि मान लो कि एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ परचेज होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी शेयर, इन दोनों को हटा के क्या यूज करेंगे हम, एनी शेयर बीइंग एन इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर की बात करेंगे, ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय। ये बात भी ध्यान रखनी, ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय शैल बी डिटरमाइन द फॉलोइंग वे। तो इसके भी इसको ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, फॉलोइंग वे में जो आगे आने वाला तरीका उसके हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इसमें ना एक चीज हम नोटिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑप्शन इज एक्सरसाइज, जो आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट एक बार हमें इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हमने लिया था कि 500 रुपए का एक शेयर है, वो एम्प्लॉयर ने दे दिया 100 रुपए में। ठीक है, ये 100 रुपए में दे दिया, और उसने कहा, कब कहा उसने, 1 जैन 21 को बोला कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 500 रुपए का शेयर 100 रुपीज में ले सकते हो। आपको एक राइट दे दिया कि आप ले सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप लेना चाहो या उस राइट को गिव अप भी कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, वो सब आपकी मर्जी है। तो अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर 21 को डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये शेयर चाहिए और मैं उसके लिए 100 रुपीज दूंगा। मान लो कि कंपनी का शेयर भी उस डेट को 500 रुपीज ही था, 500 रुपीज ही था। तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी हमें द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया, 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2021 द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, वो डेट हमें लेके फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू भी क्यों निकालते हैं हम, देखो फेयर मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको तो शेयर्स कितने के मिले हैं, 100 रुपीज के, बट कंपनी के कितने के ट्रेड हो रहे हैं, वैसे देखा जाए तो 500 रुपए के। तो फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर्स के, अगर आप भी बेचना चाहोगे तो 100 के तो नहीं बिकेंगे, तो ज्यादा के बिकेंगे, 500 के बिकेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी जरूरी है, आपको कितने रुपए का वैल्यूएशन हुआ। तो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू से ही तो हम माइनस करेंगे ना, जो एम्प्लॉय को कितना
पोर्शन मिला है, तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालना सीख जाएंगे हम लोग। तो इस पैराग्राफ से दो चीज क्लियर होगी, वन इज फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, दूसरी चीज ये कब हमें इसको देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू कब डेट को कैलकुलेट करना है, तो उस डेट का पता चल गया ऑन विच दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। एम्प्लॉय ने बोल दिया एम्प्लॉयर की मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो चीज आती है, फर्स्ट थिंग जो इसके अंदर है, व्हेन द एक्सरसाइज शेयर इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है एनएससी और बीएससी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उनके ऊपर लिस्ट है अगर शेयर, तो कंपनी अगर वहां पे लिस्टेड है तो उसके अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना बेटा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना वो देखना बस। फेयर मार्केट वैल्यू एवरेज लेना हमें ओपनिंग प्राइस का और क्लोजिंग प्राइस का ऑन द डेट ऑन विच सच स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। तो आपको डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन को आपको कंसिडर करके उस दिन का, यही तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था ये वाला पार्ट, इस डेट पे आपको ओपनिंग प्राइस देखना है, क्लोजिंग प्राइस देखना है उस शेयर का, और उसका एवरेज ले लेना है। तो अगर इसको एक आसान भाषा में लिखे तो फेयर मार्केट वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों का 1/2 एवरेज लेना है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर, फेयर मार्केट वैल्यू का पता चल गया। अब इसके अंदर दूसरा देखो, बहुत सारे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, केवल एक ही ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऐसे भी हो सकता है, अब दिमाग में ही बताओ, ऐसे भी हो सकता है व्हेन शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है, तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर ओपनिंग प्राइस आपने बताया, क्लोजिंग प्राइस भी बताया, तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में से कौन सा ले, कौन से स्टॉक एक्सचेंज कर ले, एनएससी कर ले कि बीएससी कर ले, क्योंकि दोनों के रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो कौन सा ले। तो फेयर मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसी को ध्यान रखना। फेयर मार्केट वैल्यू जो आपको पता चल गया, फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं, एवरेज लेना है ओपनिंग प्राइस का क्लोजिंग प्राइस का, तो ये तो पहले भी पता चल गया था हमें, यहाँ पे भी पता चल गया था ओपनिंग का क्लोजिंग का। बट अगर मोर देन वन पे तो क्या, तो उसके लिए ऑफ द शेयर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है ना उस कंपनी के शेयर्स की, उस स्टॉक एक्सचेंज को लेना। मान लो कि हाईएस्ट ट्रेडिंग एनएससी पे होती है, तो एनएससी का ओपनिंग प्राइस, एनएससी का क्लोजिंग प्राइस उस पर्टिकुलर ट्रेड का, उसका पर्टिकुलर कंपनी का, और उनका एवरेज लेके हम फिर मार्केट वैल्यू का पता चल जाएगा। चलो अब दूसरी दिक्कत, मोस्टली अपना ट्रेड 9:30 से शायद 3:30 के बीच में ही ओपन रहता है, और अगर मान लो कि कुछ दिन ट्रेडिंग हुई नहीं, जिस दिन हमने ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया ना, जिस डेट को ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, जिस डेट को यहाँ पे देखो, जिस डेट को ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन ट्रेडिंग हुई नहीं, फिर क्या करें, कोई बात नहीं, जब कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, when the date of exercise option there is no trading, कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई कौन सी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो फेयर मार्केट वैल्यू को क्लोजिंग प्राइस लेना है बेटा ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन ए डेट। अब मैं जो हाईलाइट करूंगा सिर्फ उसी को देखो, ऑन ए डेट क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच डेट, या तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मान लो कि 1 अक्टूबर को आपने ऑप्शन को यूज किया, तो ठीक इससे पहले वाला दिन ले लो, अगर उस दिन भी ऑप्शन नहीं है तो जो भी क्लोजेस्ट डेट रहेगी वो वाली लेके आप उस दिन का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लेके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर इसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन बता दिया कि 2 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लेना है और दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे उस दिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो हाईएस्ट वॉल्यूम की ट्रेडिंग जहां पे हो रही है जिस शेयर में, वो लेना है, वो हमें यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस की। क्लोजिंग प्राइस में अब तक जितनी भी बातें थी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, हमें समझ में आ गया कि हमें वैल्यूएशन निकालनी परक्यूजिट की, हमें पता चल गया कि परक्यूजिट भी क्या होता है, ईसॉप में जो शेयर्स देते हैं उसका परक्यूजिट क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे परक्यूजिट बनता है, वो तो पता चल गया, वैल्यूएशन का करना है, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू का हमें पता चल गया कि एवरेज लेते हैं। बट अब उसके अंदर हम एक एक टर्म जो इंपॉर्टेंट उसको सोल्व करते जा रहे हैं। अब क्लोजिंग प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोजिंग प्राइस की और ओपनिंग प्राइस की, हर जगह क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का एवरेज लेने के। तो क्लोजिंग प्राइस क्या, तो कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर, उन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के अंदर, on the date shall be the price of last settlement on such date of such stock exchange, स्टॉक एक्सचेंज में लास्ट सेटलमेंट का जो अमाउंट होगा उसको क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। और
उस क्लोजिंग प्राइस के अंदर भी ना बाय का भी ऑप्शन रहता है और सेल प्राइस भी रहता है। बाय करोगे तो आपको इतना चार्ज करना पड़ेगा, सेल करोगे तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, इतना चार्ज मिलेगा। तो क्लोजिंग प्राइस लेना पड़ेगा हमें सेल प्राइस का, ना कि बाय का। तो देखो अब आपको ट्यूशन के अंदर ये सब चीजें मिलेंगी, छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, जो हमें अगर हम प्रैक्टिकली ना समझे ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको पता चल गया कि फेयर मार्केट वैल्यू एवरेज होता है दो चीजों का। अब क्लोजिंग प्राइस कौन सा ले, उसमें तो बाय का भी रहता है। चलो लास्ट स्टेटमेंट तो बता दिया आपने, जो लास्ट सेटलमेंट होगा उसका क्लोजिंग प्राइस लेना है, बट उसमें बाय का भी एक नंबर रहता है और सेल करने का भी एक नंबर रहता है। तो सेल प्राइस को ही आपको लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ओपनिंग प्राइस की। क्लोजिंग प्राइस की होगी तो ओपनिंग प्राइस में भी कुछ नहीं बेटा, तो फर्स्ट सेटलमेंट ले लो। जैसे क्लोजिंग प्राइस में लास्ट सेटलमेंट ले रहे थे, तो ओपनिंग प्राइस में फर्स्ट सेटलमेंट लेनी। इसी तरह उसके अंदर भी आपको फर्स्ट सेटलमेंट का सेल प्राइस लेना है, ना कि बाय प्राइस, दोनों में सेम है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि फेयर मार्केट वैल्यू में से जो एम्प्लॉय ने कुछ हिस्सा दिया है वो अगर माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यूएशन का पता चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जब शेयर लिस्टेड ना हो तो। लिस्टेड ना हो तो तब कैसे पता चला कि फंड 500 रुपीज का, 400 रुपीज का, 300 रुपीज का, उसकी वैल्यूएशन ही नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है, तो फिर तो उस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू, इस केस में जहां पे कंपनी का स्टॉक में लिस्टेड ही नहीं है, तो वो डिटरमाइन किया जाएगा मर्चेंट बैंकर के द्वारा ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अरे यार, फेयर मार्केट वैल्यू सीखी थी मुश्किल से, अब इससे मर्चेंट बैंकर भी आ गया, स्पेसिफाइड डेट भी आ गई। तो चलो ठीक है, मर्चेंट बैंकर और स्पेसिफाइड डेट के बारे में आराम से बताते हैं। स्पेसिफाइड डेट तो वही है जो डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जो जिस डेट को हम अपना राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अपने ऑप्शन को, जो हमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो प्लान मिला है उस ऑप्शन को हम यूज कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दिन की डेट, या फिर एनी डेट अर्लियर टू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, उससे कोई भी डेट, बट वो डेट 180 दिनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले वाली डेट लेंगे, जो आपको मैंने ऑलरेडी इसमें अंडरस्टैंड समझा दिया। तो स्पेसिफाइड डेट का तो आपको ऑलरेडी पता भी था और वो थोड़ा पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब बात करते हैं मर्चेंट बैंकर की। मर्चेंट बैंकर की, अब मर्चेंट बैंकर की बात करने से पहले ये तो हमने अभी तक क्या निकालना सीखा है, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू आगे एक स्टॉक की, बट एम्प्लॉय ने भी तो कुछ दिया होगा, या तो फिर उसको बिल्कुल फ्री में दे दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही परक्यूजिट की वैल्यू मान लेंगे, परक्यूजिट की वैल्यू, परक्यूजिट वैल्यूएशन हो जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने भी कुछ दिया है तो एम्प्लॉय का पार्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय ने जो अमाउंट दी है उसको, जो कि हर वैल्यूएशन में जो हमने देखा है अभी तक होता आया। तो व्हेन अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय द सेम विल बी डिडक्टेड टू अराइव द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालनी हमें आ गई। अभी तक हमारा एक ही डाउट है, वो कौन सा है, मर्चेंट बैंकर का। बाकी सब डाउट क्लियर हो गए, वो भी हम करेंगे, मर्चेंट बैंकर के बारे में बताएंगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू अगर लिस्टेड नहीं है तो मर्चेंट बैंकर निकालेगा। अब इससे पहले मर्चेंट बैंकर्स के बारे में जानने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखो, उस चीज के बारे में आप सस्पेंस बना के रखो ना, कुछ चीज छोड़ दे फिर बाद में बताएंगे तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा और इजी भी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, और अच्छा नहीं भी लग रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, क्या चीज समझ में आ गई, हमारी स्पीड ज्यादा थी या हम धीरे से पढ़ा रहे थे। तो जो भी आपको डाउट है, जो भी आप फ्रेंकली बोल सकते हो। देखो, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वो तो सब पढ़ा था सर, लेकिन नॉट बीइंग इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए, बाकी के दूसरे शेयर जो तरह तरह के शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर्स हमने जो पढ़ा था वो इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, नॉट बीइंग इन इक्विटी शेयर। तो उसमें वही सब रूल 9 होता है, रूल 3 का आपको पता है, रूल 3 के अंदर ही सब रहता है। तो उसके अंदर भी हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे, वही है, सेम है। जब इक्विटी शेयर नहीं ना, नॉट बीइंग इक्विटी शेयर, तो उसमें ऑन डेट ऑन विच सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज पहले वाले की तरह ही है। जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करने की डेट रहेगी, जो शेयर्स को बाय करने की सॉरी जो शेयर्स को बाय करने की डेट रहेगी, उसी को उस डेट को लेंगे। इज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। और स्पेसिफाइड डेट का ऑलरेडी आपको पता चल गया कि कौन कौन सी डेट है, वही सेम डेट इधर है। और मर्चेंट बैंकर जो डिसाइड करेगा, मर्चेंट बैंकर जो डिसाइड करेगा जो भी वैल्यू, उसको ही हम फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। अब टैक्स, इसके अलावा जब आगे हम बढ़ते हैं
तो इसमें ना बेटा कुछ चीजें होती है, जो कुछ स्टार्टअप्स रहते हैं उनको एक अलग तरह का बेनिफिट दिया जाता है। देखो, जब आपको पता है टैक्स ऑन परक्यूजिट है ना, उन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर इज रिक्वायर्ड टू पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस साल आपने ऑप्शन यूज किया, मान लो कि आपको एम्प्लॉय ने बोला था कि देखो बेटा, आप हमारी कंपनी में रहिए और हम आपको कुछ आप अच्छा कर रहे हो हमारी कंपनी, अच्छा हम आपको कुछ शेयर्स देंगे। वो शेयर्स देंगे हमें, हम देंगे 1 जनवरी 2021 को। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कितना आ गया बेटा, बताओ, 2021। ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2021 को आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो। अब बोल रहे कि ठीक है सर, हमें आप दे दीजिए, हमें मंजूर है और हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, 3 साल के बाद दे देना। या कई बार ऐसे होता है कि आप 2 साल हमारी कंपनी में काम करिए, हम 2 साल आपने काम किया तो आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप अपना नो हाउ जो पेटेंट है उसको हमारी कंपनी के साथ शेयर करिए, हम आपको इसमें इतना पार्टनर, अपने जो इक्विटी शेयर्स में इतना आपको हिस्सा दे देंगे। तो पेटेंट आप दे दीजिए। मान लो आपके पास कोई पेटेंट, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्रोडक्ट के कुछ जो बाई प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका कुछ अगर पेटेंट आपके पास है तो कंपनी उससे मांग सकती है, आपसे मांग सकती है, और उसके बदले आपको इक्विटी शेयर्स, कुछ कैश देने के बजाय इक्विटी शेयर्स दे सकती है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर था वो 2021 था, यहाँ पे 21-22 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, 2021 और 2022। तो इसमें कहाँ पे आपको परक्यूजिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या, इसमें या इसमें? तो आपको पता है जब डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन उसी में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा है बेटा, ये। तो सेम चीज बताइए, टैक्स ऑन परक्यूजिट ऑन स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर इज रिक्वायर्ड टू पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। बट ये चीजें आपको उसी साल पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एलिजिबल स्टार्टअप है जो ATIAC के अंदर आता है, उसमें आप 48 मंथ एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एक्सपायर होने के बाद भी परक्यूजिट टैक्सेबल रहेगा। और इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटी शेयर आर एसएससी जब सेल करेगा ना उन सच सिक्योरिटी की, तभी आप कर सकते हो। और उसके अलावा इन विच एसएससी सीज टू द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, इन तीनों कंडीशन में से जो भी पहले होगी, उन तीनों केस में जो भी पहली कंडीशन होगी उसी साल आपको टैक्स पे करने की जरूरत है परक्यूजिट की वैल्यू। अदरवाइज जब आप जिस डेट को आप ऑप्शन यूज कर रहे हो उसी डेट को आप जिस डेट को आप ऑप्शन यूज कर रहे हो उसी डेट को, यानी उसी साल में आपको देना पड़ेगा। तो मर्चेंट बैंकर के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारा बाकी रह गया था। मर्चेंट बैंकर क्या होता है ना बेटा, देखो जब हमारा स्टॉक मार्केट में उसको रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो मर्चेंट बैंकर मींस कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, प्रूडेंशियल लाइफ, कुछ मर्चेंट बैंकर्स रहते हैं, एचडीएफसी बैंक के अपने मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो बहुत सारे बैंकों के नाम पे मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो वो लोग उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उस वैल्यूएशन की जो वैल्यू आएगी, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेबी के अंदर, इसलिए मर्चेंट बैंकर का मैंने जिक्र किया था। उसके बाद मैंने आपको बात बताई एक स्वीट इक्विटी शेयर, यहाँ पे जिक्र किया था जो स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर और स्वीट इक्विटी शेयर। जो स्पेसिफाइड इक्विटी सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के जो सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बोलते हैं। इन विच, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हैज बीन ग्रांटेड अंडर एनी प्लान और स्कीम विच इंक्लूडेड द सिक्योरिटी ऑफर्ड अंडर सच प्लान और स्कीम। तो कोई भी ईसॉप का जो है उसको स्पेसिफाइड इक्विटी सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड जो सिक्योरिटी रहती है उसी का पार्ट होता है ईसॉप, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रहता है। इसी तरह स्वीट इक्विटी शेयर्स भी क्या होती है बेटा, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे या कैश दिए बिना कुछ डिस्काउंट पे उनके नो हाउ पेटेंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, कुछ डिस्काउंट पे या फिर कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए, किसी भी नाम से हो सकता है, जैसे नो हाउ या प्रॉपर्टी राइट हो गया, वैल्यू एडिशन के लिए कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उन सब चीजों के लिए अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को डिस्काउंटेड रेट पे अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर देते हैं, उसको स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा है। अगर आपको स्वीट इक्विटी शेयर और स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर का डिफरेंस भी समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, शेयर्स की बात हो रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान की बात हो रही है। उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहे हैं, तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करना, आपको उनका एवरेज लेना है और एम्प्लॉय का जो पार्ट है, एम्प्लॉय ने अगर कुछ पे किया तो उसको माइनस कर देना, जो वैल्यूएशन आ जाएगी। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो मर्चेंट बैंकर बता देगा आपको।
जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें से एम्प्लॉय का जो हिस्सा है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ गया तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और पढ़ते रहिए, अपना आपका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।